Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने CSIR नेट का एक ऑनलाइन फ्री कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में मैं आपको CSIR नेट का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी ऑर्डर में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, जैसा कि वो शो हो रहा है दिस इज द क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। वो एक पार्ट कौन सा है? वो है एमएससी लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। वो टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनसे आपके एग्जाम में बनने की क्वेश्चन संभावना बहुत है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लैग्रेंजियन, हैमिल्टोनियन, स्मॉल ऑसिलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अब आज से क्लासिकल मैकेनिक्स का दूसरा फेज स्टार्ट होगा। अब तक 30 लेक्चर्स हो चुके हैं आपके, और अब स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर 31 क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी STR, और इसका आज पार्ट 1 है। लगभग इसमें पार्ट 10 तक हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे सारे STR के। तो बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। और अब देखिए, STR देखो 9 तरह की होती है इस रिलेटिविटी की थ्योरी। एक तो नॉर्मल थ्योरी होती है और एक होती है स्पेशल थ्योरी। वैसे नॉर्मल थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे, बट जब हम BSc लेवल का पढ़ेंगे ना, तो BSc लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग नॉर्मल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो देखिए, अब इसमें हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। जो भी लेक्चर हैं उनको ऑर्डर वाइज देखते रहना। और उसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आती है नोट्स प्रिपेयर करने में, तो आप लोग मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी आपकी, तो वहाँ पर आप लोग लाइव इंटरेक्शन मुझसे कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लोग लाइव शेयर कर सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना? अब इससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं भाई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो, वैसी बात है, हर चीज रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस ये है कि यहाँ पर जब भी आप कोई बात करेंगे, तो बिना रिलेटिविटी के फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए हर चीज रिलेटिव होती है। और अगर हम बात करते हैं किसी भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट की बात करने से पहले आपको उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए कि आप लोग उसको कहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो। ठीक है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर आपने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक स्टेबल है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम जब बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेट अलग अलग हो जाएंगे मूविंग फ्रेम के और स्टेबल फ्रेम के। जैसे आप ट्रेन में चल रहे हो और एक इंसान बाहर खड़ा हुआ है, तो ट्रेन में बैठा हुआ इंसान मूविंग फ्रेम है, बाहर खड़ा हुआ इंसान स्टेबल फ्रेम है। तो कोऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है बाहर, तो उस पेड़ के जो कोऑर्डिनेट है वो मूविंग फ्रेम और स्टेबल फ्रेम दोनों के रेस्पेक्ट में अलग अलग होंगे। चलिए, तो जब कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अगर आपका जो मूविंग फ्रेम है, जो पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से बहुत कम है, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। तो जब पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में है और उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, तो उस कंडीशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज में आते हैं वो कहलाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। अगर आपका फ्रेम एस एक्स फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है लाइक दिस, ये मान लीजिए आपका एस फ्रेम है और यहाँ पर ऑब्जर्वर रखा हुआ है, ये आपका एस डैश फ्रेम है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो भी एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर वो एक्स में मूव करेगा तो उसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? और टाइम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम नॉन रिलेटिविस्टिक की बात कर रहे हैं। रिलेटिविस्टिक के अंदर टाइम में भी चेंज आता है, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज होगा। है ना? तो वैसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग BSc लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स करेंगे, तब इसको भी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, वेयर
एस डैश फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश, ये जो भी कोऑर्डिनेट है ये एस डैश फ्रेम करस्पॉन्डिंग है। तो हम लोग जनरली जो मूविंग फ्रेम होगी ना उनको प्राइम नोटेशन से डिनोट करेंगे। प्राइम मतलब कि डैश, तो प्राइम नोटेशन जो होंगे वो आपको मूविंग फ्रेम बताएंगे। सो एस प्राइम फ्रेम मूव विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, मूव विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तो यहाँ पर रेस्पेक्ट भी आपको देना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है वो, किस वेलोसिटी से, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो उसकी वेलोसिटी v क्या है, अभी तो कांस्टेंट है। अगर हमें वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देना है तो मान लीजिए अगर पार्टिकल का वेलोसिटी देखा जाए तो एस डैश फ्रेम में मान लीजिए v है, एस फ्रेम में v है और फ्रेम का वेलोसिटी v है, तो फिर ये हो जाएगा v डैश बराबर पार्टिकल का वेलोसिटी है एस फ्रेम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर v डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम, और v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और स्मॉल v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें क्या बोलते हैं, मान लीजिए अगर पार्टिकल का वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली c चला जाए, या फिर आपका फ्रेम का वेलोसिटी अगर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली c चला जाए, सपोज जो पार्टिकल का वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए v माइनस का c, और यू कैन से दैट एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, v डैश प्लस c, विच इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग और अभी तक की जो थ्योरी बोलती है वो यही बात बोलती है कि किसी भी पार्टिकल की या फिर किसी भी फ्रेम की या फिर किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पर आप देखो पार्टिकल की वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा निकल के आ रही है। तो जब हम लोग डील करते हैं अप्रोक्सीमेट लाइट वेलोसिटी से, या फिर जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि अगर पार्टिकल बहुत तेज भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से भाग रहा है आपका पार्टिकल, तो वहां पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काम नहीं करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से पार्टिकल को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नए तरह के ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारा मेन काम जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, अब वो यहाँ से शुरू होगा। शुरू क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि गैलीलियन फेल हो गया था, ठीक है, नॉर्मल ट्रांसलेशन फेल हो गए थे। तो यहाँ तक हमें काम करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और मजे की बात तो ये है कि अपन पढ़ते लोरेंज को गैलीलियन के बाद में, बट नॉर्मल थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद में आई थी। बड़ी बात तो ये है कि एस जो है वो पहले आ चुकी थी और जो नॉर्मल थियरी है वो बाद में आई थी, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको पहले ही बताया था बट ये पब्लिश नहीं हो पाई थी, इसलिए ये इतिहास के पन्नों में दबी रह गई थी। फिर जब नॉर्मल थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई तब जाके आइंस्टाइन की बातों को लोगों ने कंसिडर करना शुरू किया, और तब जाके एस जो है उसका अस्तित्व दुनिया में आया। तब जाके एस को लोगों ने समझा, क्योंकि एस जो है ज़्यादातर कल्पनाओं में ही चलती है ना, एक्सपेरिमेंटली बहुत कम प्रूफ हो पाती है ये चीज़ें। इसलिए फिजिक्स में जब भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होता उसको हम लोग बुक्स के अंदर नहीं लिखते, दुनिया के सामने नहीं लाते। बट आइंस्टाइन ने ये एस की सारी बातें बहुत पहले बता दी थी, इसलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नॉर्मल के पहले आ चुकी थी, प्रकाशित बाद में हुई वो अलग बात है। चलिए देखते हैं। तो इफ एस डैश फ्रेम मूव विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, अब मान लेते हैं कंडीशन वही की वही है कि मान लीजिए इफ एस डैश फ्रेम, डायग्राम वही का वही है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, ये एक डायग्राम है जिसमें शो किया हुआ है कि एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रही है x डायरेक्शन के अंदर, है ना। सो इफ एस डैश फ्रेम मूव, if s dash frame move with
v velocity with respect to s frame, है ना, along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन। तो फ्रेम आपका जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सारे कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे ना। तो मान लीजिए अगर आपका फ्रेम एक्स डैश में मूव कर रहा है, एक्स डैश में मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है, तो केवल एक्स वाला कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा लाइक दिस, ठीक है। वाई वाले कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे और z वाला कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम का मतलब इसे बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इनवेरिएंट। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी जो x फ्रेम के रेस्पेक्ट में और s डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इनवेरिएंट रहती है, उसे हम क्या सेम रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट। बस यहाँ पे टाइम भी चेंज होगा क्योंकि ये मिन्कुअस की स्पेस है। मिन्कुअस की स्पेस का मतलब ये होता है ऐसा स्पेस जहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट काम करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट वर्क नहीं करते हैं, एक्स वाई जेड और आई सी टी, इसे बोलते हैं मिन्कुअस की स्पेस। तो मिन्कुअस की स्पेस में होते हैं 4 कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं 4 कोऑर्डिनेट स्पेस भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है, इनके डेरिवेशन भी होते हैं बट हमारे लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में केवल इनके क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समझो इनके एग्जाम्पल्स को, वही आपके सी एस आई आर नेट में इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेरिवेशन वगैरह का इतना मतलब नहीं है। जहाँ पे गामा बराबर क्या होता है, √1/v²। नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन में गामा की वैल्यू 1 हो जाती है, तभी तो एक्स डैश बराबर क्या होता है, x माइनस वी टी। अदरवाइज गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/√1 - v²। जनरली इसे बीटा भी बोलते हैं, बीटा बराबर क्या होता है, v/c भी बोलते हैं कभी कभी। तो इट इज़ अ कंपेरिजन, ठीक है। और चलिए ऐसा आपको फॉर्मूले याद रखना है, फिर हम लोग सवाल भी करेंगे। अब कुछ फॉर्मूले वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में भी है। मान लीजिए पार्टिकल आपका अब भाग रहा है, सपोज अगर पार्टिकल के पास वेलोसिटी अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। रिलेटिव वेलोसिटी की अब यहाँ पे बात की जाएगी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, अब समझना। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका पार्टिकल है, आपका पार्टिकल पहले स्टेबल था, उसके पास कोऑर्डिनेट थे। अब यहाँ देखिए ये आपका एस फ्रेम है, ये आपका एस प्राइम फ्रेम है। अब ये आपका पार्टिकल है, एस प्राइम फ्रेम जो है वो वी वेलोसिटी से भाग रहा है। सपोज यहाँ पे ये पार्टिकल पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड और आई सी टी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और एस डैश प्राइम के रेस्पेक्ट में एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम एंड टी प्राइम, वो थे कोऑर्डिनेट। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस प्राइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जब एस की बात करते हैं तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएंगे यू एक्स, यू वाई और यू जेड, ओके। और जब हम लोग बात करते हैं एस डैश एस प्राइम फ्रेम की, तो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश लाइक दिस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये समझना यहाँ पे वेलोसिटी जो है, अब आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम फ्रेम, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ एस प्राइम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और टी डैश, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल्स की एस प्राइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, यू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और यू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। These are the velocity component of the particle with respect to s prime frame। यहाँ मैं लिख देता हूँ velocity of particle in a s prime frame, ठीक है। अब यही velocity component अगर मैं
एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी। क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप चेंज करोगे, क्योंकि एस फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट है टाइम का वो केवल टी है, एस प्राइम के अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, टी डैश है। तो यू जेड कितना हो जाएगा, dz upon dt. So these are the velocity component of the particle in a s frame, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ velocity of particle in a s frame, ठीक है। अब मुझे इन वेलोसिटीज जो है ना इनका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है सपोज, तो कैसे निकालूंगा, देखो आपने ऊपर कोऑर्डिनेट पढ़े डी एक्स डैश, एक्स डैश बराबर क्या होता है, वाई डैश क्या होता है, जेड डैश क्या होता है ना, ये पढ़ लिया आपने, डी डैश क्या होता है। अब अगर मैं इनको डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि मुझे डी एक्स डैश चाहिए तो मुझे एक्स डैश वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, मुझे डी वाई डैश चाहिए तो मुझे वाई डैश वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, लाइक दिस है ना, एंड सो ऑन। तो मैं करके देखता हूँ एक बार फटाफट से क्या होता है ये। तो जब हम ये करते हैं तो नाउ जब हम एक्स डैश वाली इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा। अब यहाँ पे x माइनस वी टी होता है तो ये तो डी एक्स। अब हम लोगों ने क्या बोला है, एस प्राइम फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी को तो आप लोग छेड़ेंगे नहीं, वो तो कांस्टेंट है, उसको दिक्कत नहीं है देना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, लाइक दिस। इसी प्रकार से आप जब डी वाई डैश की बात करेंगे तो डी वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और डी जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा। और जब टाइम वाली इक्वेशन को हम लोग करेंगे तो डी टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा डी टी माइनस, अब यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि आपका फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये तो पोस्टुलेट होता ही है। देखिए रिलेटिविटी के दो पोस्टुलेट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा जब बीएससी लेवल पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स के सारे लॉ हर एक इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट होता है, पहली बात तो ये। और लाइट वेलोसिटी जो है वो हर एक जगह ब्रह्मांड में किसी भी फ्रेम में चल जाओ वो कांस्टेंट रहती है। ये दो रूल्स होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं। अब ये इनर्शियल फ्रेम क्या होती है बताऊंगा मैं आपको बाद में, जब बीएससी लेवल का पढ़ाऊंगा आपको नॉर्मल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो v अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dx। अब मुझे क्या करना है, यू एक्स डैश निकालना है, तो मैं क्या करूँ, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में डिवाइड कर दूं एक बार, है ना। तो मेरे को क्या करना है, यू एक्स डैश निकालना है, तो डी एक्स डैश अपॉन डी डैश निकालना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या करा, गामा डी एक्स माइनस वी टी का डिवाइड कर दिया किससे, गामा डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और डी एक्स से डिवाइड कर दिया। गामा से गामा तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं dt को एलिमिनेट कर लूँ, बाहर निकाल लूँ एक बार dt को, तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt माइनस का v बच जाएगा, अपॉन यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस का v अपॉन सी स्क्वायर। अब मैंने dt को तो बाहर निकाल लिया था ना, इसलिए ये कितना हो जाएगा ये। अब हम लोगों ने पहले ही बात करी है, dx डैश अपॉन डी डैश को हम क्या बोलते हैं, यू एक्स डैश बोलते हैं ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, ux हो जाएगा, क्योंकि ये है माइनस का v अपॉन 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर, और ये ux। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, इसके ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आपका पार्टिकल, अगर आपकी फ्रेम एक्स डैश के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो पार्टिकल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी कंपोनेंट है एक्स वाला, वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, तो मैं क्या करता हूं कि इस dy डैश वाली इक्वेशन को इस dt डैश वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, तभी तो क्या निकलेगा मेरे पास, dy डैश अपॉन dt डैश निकलेगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, dy अपॉन गामा dt माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx, ठीक है। अब मैं dt को एलिमिनेट कर लेता हूँ, यहाँ पे dt को एलिमिनेट कर दी, कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt अपॉन गामा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर dx अपॉन dt। अब यहाँ पे वैल्यू से पुट की जाएगी तो कितना हो जाएगा, देखो dy डैश अपॉन dt डैश बराबर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ में लिख दे रहा लर्न करना इन फॉर्मूलाज को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो जब हम बात करेंगे तो इसको बोल देंगे डी यू वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा,
यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू एक्स, है ना। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चे गलती ये करते हैं नॉर्मली कि अगर वो y कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर वो क्या कर देते हैं, जनरली y कंपोनेंट निकालते हैं तो यहाँ पर वो uy पुट करते हैं, यहाँ पर वो uy पुट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ux आएगा, यहाँ पर ux ही आएगा। ux ऐसे आएगा क्योंकि आपका फ्रेम x में मूव कर रहा है ना, तो x में अगर वो मूव कर रहा है तो कुछ तो उसका इफेक्ट दिखना चाहिए ना फॉर्मूले के अंदर कि वो x में मूव कर रहा है, तो वो इफेक्ट यहाँ पे दिखता है, इस जगह दिखता है वो इफेक्ट, ठीक है। और ui तो ui ही। अब जो हश्र ui के साथ हुआ है, जो हश्र वेलोसिटी कंपोनेंट का y डायरेक्शन में हुआ है, वही सेम किस में होगा, z में होगा सिमिलरली। तो z निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही काम करो जो y के साथ किया। इसका मतलब dz डैश अपॉन dt डैश आप करोगे तो वही सेम सिमिलरली काम करना पड़ेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, dz अपॉन dt अपॉन गामा 1 माइनस v स्क्वायर और dx अपॉन dt। तो हम लोग अगर यह बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, uz डैश का फॉर्मूला भी ये निकल जाएगा, uz डैश बराबर क्या हो जाएगा, uz अपॉन गामा 1 माइनस v अपॉन सी स्क्वायर u। अब देखो आपको चीजें समझनी है कि ux क्या है, uy क्या है, u डैश क्या है। लिख तो आपने दिया, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको रेस्पेक्टिवली काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखें कि आपको ये देखना है कि कौन किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, किसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। फ्रेम क्या है, पार्टिकल क्या है, ये आपको समझना है। देखो एक बात गांठ बांध लो, अपने पास केवल दो तरह की वेलोसिटी अवेलेबल होगी, पहली पार्टिकल की, दूसरी मूविंग फ्रेम की। पार्टिकल की वेलोसिटी दो प्रकार से होगी, एक तो मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एक स्टेबल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जो स्थिर अवस्था में आपकी फ्रेम है। बस इतना आप लोग अगर समझ गए कि मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, स्टेबल फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो फिर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो क्वेश्चन इतना बड़ा है और इतना अच्छा है कि आपको वेलोसिटी के सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। आपने अगर उस क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि अब आप वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। समझ में आ गया। जो जब आइंस्टाइन ने स्टडी किया था ना, तो आइंस्टाइन ने इसे कहा था कि धरती पर तो प्रकाश के वेग से चलने वाली वस्तुएं बहुत कम है, मतलब कि इन द अर्थ हम जब बात करते हैं, लेबोरेटरी हम जब फ्रेम की बात करते हैं, अर्थ अर्थ वाले फ्रेम की बात करते हैं, यहाँ तो बहुत कम पार्टिकल हैं जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करेंगे। बट जब ब्रह्मांड में जाएंगे, यूनिवर्स में जाएंगे, जब आकाश में जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, ऐसे वहां पर प्लैनेट्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्रिएट होती है। तो अगर आप उन रिएक्शंस का स्टडी धरती पर रह के करते हो, अर्थ पर रह के करते हो, तो यहाँ का जो फ्रेम है वो कहलाता है स्टेबल फ्रेम, है ना, वो कहलाता है स्टेबल फ्रेम। और या फिर इसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आप खड़े हो, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, अर्थ से आप लोग स्टडी कर रहे हो, तो लेबोरेटरी फ्रेम को जनरली स्टेबल फ्रेम भी बोलते हैं, मतलब कि एस फ्रेम बोलते हैं। और जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शंस ब्रह्मांड के अंदर हो रही है, वहां पर जो आपके प्लैनेट्स वगैरह हो रहे हैं वो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो उन प्लैनेट्स के ऊपर अगर आप खड़े होके उन रिएक्शंस को देखते हो, तो वो प्लैनेट्स का सेंटर ऑफ मास कहलाता है, और वो मूविंग है, ऑब्वियस सी बात है। इसलिए मूविंग फ्रेम को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सी फ्रेम बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोलते हैं। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा, एस फ्रेम को जनरली बोलते हैं लेबोरेटरी फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में ना, लेबोरेटरी में हम स्टडी कर रहे हैं उसको। और एस डेज फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, सी फ्रेम बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम इसलिए बिकॉज आप घटना के ऊपर जाके उसका स्टडी कर रहे हो, मतलब वो जो आपका प्लैनेट है वो मूव कर रहा है, इसलिए मूविंग फ्रेम है। मूविंग फ्रेम क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहलाएगा। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं क्वेश्चंस करता हूँ यहाँ पे।
इन अ लेबोरेटरी, ये समझना इस क्वेश्चन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ लेबोरेटरी वन पार्टिकल ए, कोई पार्टिकल है ए, वन पार्टिकल ए हैज वेलोसिटी, हैज वेलोसिटी Vx is equal to 2 multiply with 10 to the power 8, 2 multiply with 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी का देखते ही आपको ऑर्डर समझ में आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली लाइट वेलोसिटी के इक्वल है। एंड अनदर पार्टिकल B हैज वेलोसिटी, Vx is equal to माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टिकल ऑपोजिटली मूव कर रहे हैं। द थर्ड पार्टिकल हैज वेलोसिटी, द थर्ड पार्टिकल हैज वेलोसिटी Vy। अब ये देखो थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी आपको y डायरेक्शन में दी हुई है। Vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ पार्टिकल D, ये थर्ड पार्टिकल C है यहाँ पे, एंड फोर्थ पार्टिकल D, फोर्थ पार्टिकल D हैज वेलोसिटी। देखो यहाँ पर D का वेलोसिटी क्या है, Z डायरेक्शन में आपको गिवन है, तो Z में कितना हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? और मैंने आपको बोला ये, अगर आपका फ्रेम जिस डायरेक्शन में मूव करता है केवल वही डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट चेंज होता है, बाकी सारे ही कोऑर्डिनेट अनचेंज होते हैं, केवल टाइम चेंज होता है एक तो हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कुछ वेलोसिटीज निकालनी है हमें। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ समझना। नाउ क्वेश्चन नंबर ए की है आपका, ए रिलेटिव टू ए, ए रिलेटिव टू ए, मतलब पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ए के रेस्पेक्ट में ही निकालनी है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है और ए के रेस्पेक्ट में ही आपको निकालनी है। पहला सवाल तो ये है। देखो क्वेश्चन की मैं आपको बता दूं कि समस्या क्या है। हम लोगों ने जो फॉर्मूले बनाए थे वो इस तरह से बनाए थे। अब जो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे कैसे दिए हुए हैं आप देखना। पार्टिकल नंबर ए जो है वो ux दिया हुआ है, मतलब वो यहाँ जा रहा है। पार्टिकल नंबर बी जो है वो माइनस का vx दिया हुआ है, मतलब पार्टिकल नंबर बी यहाँ पे जा रहा है। पार्टिकल नंबर सी vy दिया हुआ है, मतलब कि पार्टिकल नंबर सी y डायरेक्शन में जा रहा है। और पार्टिकल नंबर डी जो है vz दिया हुआ है, इसका मतलब वो z में जा रहा है। पार्टिकल नंबर डी जो है वो z में जा रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर पार्टिकल जो है, मान लीजिए अगर पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है सपोज, तो क्वेश्चन बहुत सारे प्रकार के, हम लोग हर तरह का क्वेश्चन निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर ए ये वाला भी है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि ए रिलेटिव टू द बी, आपको पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 भी ये बोलता है कि आपको पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है सी के रेस्पेक्ट में, आपको पार्टिकल डी की वेलोसिटी ए की निकालनी है डी के रेस्पेक्ट में। मतलब हर एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है अलग अलग। ठीक उसी प्रकार से यही सारे सवाल जो है बी के लिए बन जाएंगे। पार्टिकल बी की वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, पहले ए के रेस्पेक्ट में, पहले बी के रेस्पेक्ट में,
पार्टिकल बी की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर ए के रेस्पेक्ट में पार्टिकल बी की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको सी के रेस्पेक्ट में, और पार्टिकल बी की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको डी के रेस्पेक्ट में। और ऐसे ही पार्टिकल सी की निकाल लो आप लोग, सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, सी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में, और सी की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। और ऐसे डी के लिए निकाल लेना, डी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में और डी के रेस्पेक्ट में। ये आपको निकाली, मतलब हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसी बाकी जितनी वेलोसिटीज है उनके रेस्पेक्ट निकालनी है। अगर आपने समझ लिया ना कि किसकी वेलोसिटी किस रेस्पेक्ट में निकालते हैं वगैरह वगैरह, तो आप लोग आराम से वेलोसिटी का हर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सम इन्फॉर्मेशन। सवाल करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा ताकि आप लोग को जो क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। इन्फॉर्मेशन, अब मेरी बात सुनिए, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे आपको बोला हुआ है, इफ ए रिलेटिव टू बी, अगर आपको ऐसे बोल देगी ए रिलेटिव टू बी, ठीक है, तो आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी है, ए की वेलोसिटी निकालनी है, और किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, बी के रेस्पेक्ट में आपको निकालनी है। ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, इस बी को ना रेस्ट पर मान लेंगे, भले ही वो मूविंग फ्रेम है, भले ही पार्टिकल बी रुका हुआ नहीं है, बट इसको रेस्ट में मानना है। कंसिडर एट रेस्ट, कंसिडर इन रेस्ट, मतलब कि आपका जो पार्टिकल है बी वो रेस्ट में है, मतलब वो रेस्ट फ्रेम की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी दो प्रकार की है, या तो है क्या बोलते हैं फ्रेम की वेलोसिटी, या फिर है पार्टिकल की वेलोसिटी। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश, ये वाले फॉर्मूले अवेलेबल हैं। सो इन फॉर्मूले में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो पार्टिकल है वो है एक्स डैश वाई, मतलब यू एक्स डैश, यू वाई डैश, यू जेड डैश, ये हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटीज है। तो अगर हमें ए का वेलोसिटी निकालना है तो ऑब्वियसली बात है हमें किसका वेलोसिटी निकालना है, पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। सो इफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब आपको ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, यही बात है ना। ए रिलेटिव टू बी का मतलब ये है कि ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो ए होगा ना वो होगा पार्टिकल, क्योंकि हम लोग हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो किसके होते हैं, यू एक्स डैश, यू वाई डैश और यू जेड डैश के, जो सिंपली वेलोसिटीज होती है पार्टिकल की, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो ए है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो पार्टिकल बी है वो वैसे तो मूविंग है ना, बट आपको पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रेस्पेक्ट में, और बी खुद मूविंग फ्रेम है। तो अब यहाँ पे जो बी है इसे हम लोग फ्रेम मानेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे, फ्रेम मानेंगे जनरली। तो बी को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे फ्रेम मानेंगे। वैसे ये फ्रेम तो है, तो अगर हम बात करते हैं फ्रेम का, तो यहाँ पर ये फ्रेम की वेलोसिटी के रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर आपका कहाँ पे बैठा हुआ है, पार्टिकल आपका ए मूव कर रहा है, पार्टिकल आपका ए मूव कर रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल ए मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब बी के ऊपर कोई इंसान खड़ा हुआ है जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, ए की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है जो बी के अंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर आदमी के लिए जो पार्टिकल की बी की वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाएगी। इस इंसान, ये जो इंसान है ना, ये जो आपका बी पार्टिकल है इसको रेस्ट में देखेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी की जीरो। और बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग ट्रेन में बैठे हुए होते हो, ट्रेन में आप बैठे हो, एरोप्लेन में आप बैठे हो, तो आपको एरोप्लेन की स्पीड, ट्रेन की स्पीड जीरो दिखाई देगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको वो मूविंग दिखाई देगी, अदरवाइज अगर आप फ्रेम के अंदर ही बैठे हुए हो तब तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपको जीरो दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो बी फ्रेम है ना वो
एज अ रेस्ट बिहेव करेगा, वो एज अ रेस्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बी के ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग बी के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोग बी के अंदर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमें बी से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमें बी से देख बी में बैठ के और ए को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, इफ ए रिलेटिव टू बी, मतलब आपको ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। तो आप एक तरह से ये मान सकते हो कि बी के ऊपर बैठ जाओ आप लोग, और बी के ऊपर बैठ के आप लोग देखो, है ना। तो इसका मतलब पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी जीरो होगा, बट जो बी के ऊपर बैठा है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ए को कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आपको निकालना है यहाँ पे फॉर्मूले लाइक दिस, इस तरह से आपको फॉर्मूले निकालना है। तो पहला मेथड तो ये है, जैसे मान लो आपको ये मैं जो आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जांपल है, ए रिलेटिव टू बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए रिलेटिव टू ए, बी रिलेटिव टू बी, सी टू सी और डी टू डी, ये तो जीरो होंगे, क्योंकि खुद के रेस्पेक्ट में खुद का वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है। आप खुद ही हो और खुद अपने आप को देख रहे हो, तो फिर अपने रेस्पेक्ट में तो खुद का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये तो जीरो होंगे, बट हम लोग मेनली बात कर रहे हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर की जब बात करोगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना है ए रिलेटिव टू बी, मतलब आपको ए का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। आपका ए मूविंग पार्टिकल है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मूविंग पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या होता है? यूएक्स डैश बराबर यूएक्स माइनस का वी अपॉन, यही फॉर्मूला है वेलोसिटी का, और कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इस फॉर्मूले के अंदर यूएक्स क्या है, वी क्या है, यूएक्स डैश क्या है, वो आपको समझना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो यही फॉर्मूला है, आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि यूएक्स क्या है, यूएक्स डैश क्या है, वी क्या है। तो देखो ये तो श्योर है कि आपको यूएक्स डैश निकालना है, क्योंकि आपको पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। आपका बी मूविंग फ्रेम है। अभी आप बोल रहे हो कि सर आप तो रेस्ट बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये रेस्ट फ्रेम है, बट रेस्ट फ्रेम उसके लिए है जो बी के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब ये जो है ना आपका बी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, क्योंकि ये मूविंग फ्रेम है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है ना, अगर आप लोग अर्थ के ऊपर खड़े हुए हो, मतलब अगर आप लेबोरेटरी फ्रेम में हो, तो इसके रेस्पेक्ट में तो बेचारा ये मूविंग फ्रेम ही है ना बी। ठीक है ना। तो बी तो मूविंग फ्रेम है, और अगर आप उसी के ऊपर खड़े हो तो फिर वो स्टेबल फ्रेम है। तो यहाँ पर अगर बात की जाएगी तो हम लोग को ए का वेलोसिटी निकालना है, पार्टिकल ए का वेलोसिटी निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, जो मूविंग फ्रेम है। तो हम ये बात जानते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? यूएक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा? यूएक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यूएक्स वी स्क्वायर। अब हमें ये देखना है यूएक्स क्या है। यूएक्स इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम। तो आपको गिवन है ये चीज, आपको गिवन है कि यूएक्स बराबर कितना है? 2 मल्टीप्लाई विद द 10 टू द पावर 8। इसका मतलब पार्टिकल ए का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में गिवन है आपको, किसके रेस्पेक्ट में? लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में गिवन है। जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है वो लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। तो ये एक्स डायरेक्शन में यूएक्स डैश। अब आपको v भी गिवन है, v बराबर कितना है? आपको कितना गिवन है? आपको v मतलब कि b का वेलोसिटी गिवन है माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8, यही गिवन है आपको, मीटर पर सेकंड ये सब कुछ। तो देखो मैंने माइनस इसलिए भी लगाया क्योंकि ये जो मेन फॉर्मूला बना हुआ है ना, इस मेन फॉर्मूले में जो हमने मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी माना था, वो माना था हमने प्लस एक्स के अंदर। ठीक है ना, तभी यहाँ पे माइनस आया था। बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? माइनस एक्स के अंदर अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे इसको माइनस फ्रेम में ही लेना पड़ेगा, मतलब कि मुझे इसको लेना पड़ेगा माइनस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस यही तो आपको चाहिए था, बस इतना आपको मिल जाएगा तो आप क्या निकाल लेंगे? यूएक्स डैश निकाल लेंगे। यूएक्स डैश कितना हो जाएगा? बस सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले इसके इजी है रिलेटिविटी के। बस फॉर्मूलों में जो चीजें हैं उसको समझना है क्वेश्चन को देख के, अदरवाइज तो आंसर आपका कैलकुलेशन तो इजी पड़ जाती है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 अपॉन सी स्क्वायर लिखा हुआ है। सी स्क्वायर मतलब कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। और सिंपली इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर होगा।
ठीक है, कैलकुलेशन करना तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं इसी फॉर्मूले से पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं, पहला वाला क्वेश्चन मतलब कि ए रिलेटिव टू ए, तो यहाँ पर पार्टिकल भी ए है और फ्रेम भी ए ही है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू लेबोरेटरी फ्रेम, 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। और फ्रेम का वेलोसिटी भी, अब यहाँ पे फ्रेम भी ए ही है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो पार्टिकल और फ्रेम दोनों एक ही है। फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यूएक्स डैश कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब खुद के रेस्पेक्ट में खुद का वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पर पहला वाला भी आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए तीसरा वाला सोल्व करते हैं, ए रिलेटिव टू द सी। अब यहाँ पे आपको सी के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। ए रिलेटिव टू सी, देखो अब यहाँ पे सी जो है वो आपका जेड डायरेक्शन में है, तो उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा रुकेंगे। बट फिलहाल हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, नंबर ये वाला देखते हैं। ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, ये 12 नंबर, 13, 14, 15, 16। तो ये थोड़ा सा अभी पेंडिंग रखो, थोड़ा इसको समझ जाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं नंबर बी रिलेटिव टू ए। नंबर 6 देखते हैं हम लोग, है ना, बी रिलेटिव टू ए। तो नंबर 6 की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बी रिलेटिव टू ए। तो यहाँ पर बी आपका पार्टिकल है, तो और ए के रेस्पेक्ट पे निकालना है, तो आपका जो ए है वो फ्रेम है, तो ये आपका पार्टिकल है, ये आपका फ्रेम रहेगा। तो यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब ये माइनस डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। और फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। तो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो यू एक्स डैश बराबर क्या जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8 माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें तो भी आपका आंसर आएगा। तो इस वाले यूएक्स डैश से ये उल्टा आएगा, नेगेटिव में आएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें नंबर 5वें की, बी के रेस्पेक्ट में बी का आपको निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में बी का आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका पार्टिकल भी जा रहा है नेगेटिव के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बी खुद पार्टिकल है और बी खुद फ्रेम है, तो फ्रेम भी जा रहा है नेगेटिव के अंदर। 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे तो आपका यूएक्स डैश क्या आ जाएगा, यूएक्स डैश क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो बी के रेस्पेक्ट में बी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आपको, अब जैसे हम लोग थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या है, ए का वेलोसिटी निकालना है आपको सी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ए आपका पार्टिकल है और सी आपका फ्रेम है। चलिए, आपका फ्रेम मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, है ना, आपका फ्रेम मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में, इस तरह से बात चल रही है। तो आपका पार्टिकल तो जा रहा है एक्स में और फ्रेम मूव कर रहा है वाई के अंदर, फ्रेम मूव कर रहा है वाई के अंदर और पार्टिकल जा रहा है एक्स के अंदर। तो जब हमारा फ्रेम वाई के अंदर मूव कर रहा है और पार्टिकल आपका एक्स में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखना कि जो फॉर्मूला आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो इसका एक्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लाइक यू एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यू एक्स माइनस का v अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, सी के रेस्पेक्ट में तो वो फ्रेम रेस्ट में हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे फॉर्मूले जो है वो एक्स के अंदर है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो एक्स में मूव कर रहा है। तो सपोज अगर ये बात की जाएगी, ठीक है, तो लेट अस कंसिडर, देखा यहाँ पे सी आपका कहलाएगा रेस्ट फ्रेम, यहाँ पे सी आपका कहलाएगा रेस्ट फ्रेम। ठीक है, और
अब जनरली हमारा जो रेस्ट फ्रेम है वो एक्स में मूव करता है ना। अगर हमारे फॉर्मूले देखें तो ये कहाँ मूव करता है, एक्स एक्सिस में मूव करता है। ये कहाँ मूव करता है, एक्स एक्सिस पे मूव करता है। ये इट इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो है ना वो एक्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि फॉर्मूला एक्स एक्सिस के लिए बनता है हमारा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको पहले एक्स में लेके काम कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट चेंज कर देंगे, है ना। तो पहले हम एक काम करेंगे, फॉर्मूले को एक्स के रेस्पेक्ट में ले लेंगे, देन बाद में रिजल्ट चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो सपोज आपका जो फ्रेम है वो भी एक्स में मूव कर रहा है, वैसे आपका फ्रेम मूव वाई में कर रहा है, बट हम लोग इसको एक्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको एक्स में कंसिडर किया है सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसको पहले फॉर्मूला लेते हैं, यू एक्स स्टेज बराबर ये है, और क्योंकि y का भी चेंज आएगा बिकॉज आपका फ्रेम y में है ना, तो ये y में क्या आ जाएगा, गामा आता है, तो ये आ जाएगा यू वाई, और गामा मतलब क्या होता है, 1 - बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 - यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। और यू जेड डैश बराबर तो जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो फ्रेम जेड में है ना फिर आपका पार्टिकल जेड में जा रहा है। तो ये इसको एक बार सोल्व करते हैं, एक बार देखो। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम क्या है, आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम है 2 × 10⁸ सपोज। अब यहाँ पर आपका पार्टिकल रखा हुआ है एक्स, मतलब आपका जो ऑब्जर्वर है वो सी पे रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूंगा यू एक्स की, तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपका जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो कहलाता है एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी एस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस से देख रहे हैं इसलिए। अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की एस डैश फ्रेम में, तो ये तो अपने पास है ही सही। और वी ए यू आई की बात करें हम लोग, तो यू आई बराबर कितना है हमारे पास, 2 × 10⁸, क्योंकि आपका फ्रेम वाई में मूव कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बात करेंगे, y के रेस्पेक्ट में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, यू आई इजल टू लाइक दिस। और लास्ट में यू जेड तो जीरो है ही सही, क्योंकि जेड में तो ना तो पार्टिकल ना वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यू एक्स डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यू एक्स डैश कितना हो जाएगा, 0 - 2 × 10⁸ अपॉन 1 - 0 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 × 10⁸। This is the velocity of the particle with respect to the S dash frame, or you can say that with respect to the C frame. तो C frame के रेस्पेक्ट में, C frame के रेस्पेक्ट में आपका जो पार्टिकल की वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, C frame के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा, क्योंकि आपका C frame y में मूव कर रहा है ना। और y में अगर वो मूव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका x कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको y कंपोनेंट निकालना है और फ्रेम भी आपका y मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ui की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 × 10⁸। तो जो पार्टिकल x में मूव कर रहा था उसका बिहेवियर हम लोगों ने y में देख लिया। पार्टिकल वैसे मूव किस में कर रहा था, x में मूव कर रहा था, बट आपका फ्रेम y मूव कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी उसको मैंने y में कंसिडर कर लिया। वैसे आपका पार्टिकल वेलोसिटी x में है, बट हम लोगों ने उसको y में कंसिडर कर लिया, और जो आपका फ्रेम का वेलोसिटी है उसको मैंने x में ले लिया। मतलब मैंने पार्टिकल और फ्रेम को एक्सचेंज कर दिया। ये आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है, ये पहले x में था क्योंकि आपका पार्टिकल a है, x में था वेलोसिटी, बट मैंने y में ले लिया बिकॉज फॉर्मूले उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करने पड़े मुझे। और यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है ये फ्रेम का वेलोसिटी है, और अगर ये फ्रेम का वेलोसिटी है तो ये मुझे x में लेना पड़ेगा। तो मैंने ये फ्रेम है, ये फ्रेम का वेलोसिटी है, इसको मैंने x में माना। ओके, ये पार्टिकल वेलोसिटी है, इसको मैंने y में माना। अदरवाइज आपका फ्रेम मूव कर रहा है y में और पार्टिकल मूव कर रहा है x में, बट मुझे उल्टा मानना पड़ा बिकॉज मेरे फॉर्मूले उसी अकॉर्डिंग बने हुए हैं जिस अकॉर्डिंग मैंने माना हुआ है। तो जैसे आप ये मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडरवुड 1 - v² अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे आप v² अपॉन सी स्क्वायर करेंगे
तो 4/9 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस ux का वैल्यू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई विद द v अपॉन सी स्क्वायर, तो 0 जाएगा। तो ये सोल्व करने पे कितना जाएगा, जो भी आप करेंगे ये वाला फैक्टर 0 जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई विद 8 कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई विद 10⁸ और अंडरवुड 5/3 इतना हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको होना है, और यूजेड तो 0 है ही सही। रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे, u निकालेंगे रिजल्टेंट, तो u बराबर कितना हो जाएगा, अंडरवुड ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। और जो भी आप करेंगे कैलकुलेट, ये आपका ux है, ये आपका uy है और ये आपका uz है, तीनों को करेंगे अंडरवुड करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू द सी फ्रेम। अब ये आपको थोड़ा और समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट वाले और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर जैसे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन निकाले हैं, जैसे कंडीशन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो कंडीशन नंबर 4 में अब की बार आपको ए की वेलोसिटी निकालनी है रिलेटेड टू द डी। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जैसे मैं यहाँ लिख दूं कंडीशन नंबर 4, ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे कंडीशन नंबर 4 में क्या निकालना है आपको, ए टू डी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी निकालना है आपको। इसका मतलब आपका ए जो होगा वो पार्टिकल होगा और जो डी होगा वो फ्रेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिकल तो एक्स में मूव कर रहा है और जो आपका फ्रेम है वो डी में मूव, जेड में मूव कर रहा है। पार्टिकल एक्स में मूव कर रहा है और फ्रेम डी में मूव कर रहा है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसा अपन ने पहले किया था ना, ठीक वैसे ही करना पड़ेगा आपको। फॉर्मूले तो ये वाला यूज देना है, यूएक्स स्टेज बराबर क्या हो जाएगा, यूएक्स माइनस का वी अपॉन 1 माइनस यूएक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। और इन फॉर्मूले के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका फ्रेम है वो एक्स में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रेम है वो एक्स में मूव कर रहा है। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, उल्टा कर दो, घुमा के आप थोड़ा इसको उल्टा कर दो। घुमा के उल्टा करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ux बराबर 0 है, ux इज इक्वल टू क्या है, 0 मान लेते हैं। ux इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 0, ठीक है। तो ux मान लो इसका 0 हो जाएगा, ux बराबर 0, मतलब कि x डायरेक्शन में आप पार्टिकल नहीं मूव कर रहा, ठीक है ना। और यहाँ पर उल्टा मान लेते हैं हम लोग, फ्रेम आपका मूव कर रहा है x में और पार्टिकल आपका मान लो z में मूव कर रहा है, जैसे अपन ने ऊपर माना ना उल्टा। uy तो 0 होगा इसे, बिकॉज ना तो पार्टिकल y में है ना फ्रेम y में है, इसलिए uy तो 0 जाएगा। बट यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो मान लेते हैं हम लोग कितना हमारे पास, आपको क्योंकि हम पहले की तरह इंटरचेंज करना पड़ेगा, x को z में, मतलब पार्टिकल को आपको z में मानना पड़ेगा और फ्रेम को x में मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब हम मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करने पे ये हो जाएगा कि आपका जो पार्टिकल है वो तो चला जाएगा z में और जो आपका फ्रेम है वो आ जाएगा इधर की तरफ, है ना। तो ये आपका फ्रेम d हो जाएगा क्योंकि मुझे x में उसको मूव करवाना है, और इसको जब मैं उठा के इधर लेके जाऊंगा तो इधर हो जाएगा ये इस तरह से, और ये उठा के इधर, मतलब एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा, एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा। तो हमारे पास ये हो जाएगा लाइक, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको आप a बोल दो, तो a आपका चला जाएगा z के अंदर। तो यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई विथ 10⁸, ठीक है। और y में तो कुछ है ही नहीं, और अब पार्टिकल कहाँ चला गया, z में चला गया, तो वो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद द 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूले आप लोग पुट कर दें यहाँ पे, तो uy का कितना हो जाएगा, ux स्टेज बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ux स्टेज बराबर हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 10⁸8 अपॉन 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई विद द v अपॉन सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ux का वैल्यू कितना जाएगा
यू एक्स डैश बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8। अगर आपको फॉर्मूले वही रखने हैं तब तो आपको पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देना पड़ेगा ताकि आप पार्टिकल की वेलोसिटी को उन फॉर्मूले में पुट कर दें। अगर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स वाई जेड अलग अलग डायरेक्शन में दी हुई है तो आप लोग क्या करेंगे, या तो फॉर्मूले चेंज कर दो, फॉर्मूले चेंज कर दोगे तब भी वही सेम बात पड़ जाएगी, कोई अलग अलग बात नहीं होगी उनमें ना। तो अगर हम मान लो यू वाई डैश निकालते हैं तो यू वाई डैश तो यू वाई पर डिपेंड करता है, वो तो जीरो जाएगा, उसको निकालना ही नहीं है। हाँ, अब यू जेड डैश निकालना पड़ जाएगा आपको, वो कितना हो जाएगा, यू जेड अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। बस यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो यू जेड कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 अंडरवुड 1 माइनस 4 अपॉन 9, और ये कितना हो जाएगा आपको उसमें जितना भी आप निकालोगे 2 अंडरवुड 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक और कंडीशन थी हमारे पास। तो इस तरीके से आपको पार्टिकल को एक्सचेंज करना पड़ेगा ताकि हम फॉर्मूले वही यूज ले सकें। हाँ, अगर आपको उल्टा करना है तो उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो फॉर्मूले चेंज कर सकते हो। एक और मेथड ये है कि अगर आप ये नहीं बोलते हो कि सर हम तो वही रखेंगे जो पार्टिकल है, इसका मतलब अगर हमारा पार्टिकल x में जा रहा है तो वो x में ही जाएगा और उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हमारा जो क्या बोलते हैं फ्रेम है, वो फ्रेम अगर z में जा रहा है तो z में ही जाएगा, लाइक तो ये आपका हो जाएगा z में, मतलब कि माइनस का जो भी आपका माइनस का 20 10 ये z में ही जाएगा, ये z में जाएगा आपका फ्रेम, और जो आपका पार्टिकल है वो x में जाएगा। तो फिर भैया आपको फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे। अगर हमारा फ्रेम z में जा रहा है तो यू एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब आपका फ्रेम z में जा रहा है तो यहाँ पे यूजेड लिखना पड़ेगा, यूजेड वी अपॉन सी स्क्वायर। अगर हमारा फ्रेम z में जा रहा है तो हमें फॉर्मूले ये यूज लेने पड़ेंगे, यू वाई डैश बराबर यू वाई अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू जेड माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर। आप चाहो तो इससे भी काम कर सकते हो। अगर आपको पार्टिकल्स को चेंज नहीं करना है तो फिर हमें फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका फ्रेम अब जेड में जा रहा है तो हमें फॉर्मूले उस अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे जैसे हम लोगों को फ्रेम जेड में लगाना है। अगर आप इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा जो अभी इस तरह से आ रहा है। जैसे मान लीजिए u बराबर कितना हो जाएगा, अंडरवुड यू एक्स डैश स्क्वायर प्लस यू वाई डैश स्क्वायर प्लस यू जेड डैश स्क्वायर। तो ये आपका ये यू डैश निकल जाएगा, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी निकल जाएगा डी के रेस्पेक्ट में, है ना। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है b का निकालना है वेलोसिटी c के रेस्पेक्ट में, b का वेलोसिटी निकालना है c के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बात बोलता है कि b रिलेटिव टू d, b टू c निकालना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपका जो c है वो जा रहा है प्लस y में, और आपका जो b है वो कहाँ जा रहा है, माइनस x में। अब b का वेलोसिटी निकालना है, इसलिए b आपका पार्टिकल होगा और c आपका फ्रेम होगा, b आपका पार्टिकल होगा और c आपका फ्रेम होगा। चलो इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं। अब हम पार्टिकल को इंटरचेंज नहीं करेंगे, अब हम फॉर्मूला इंटरचेंज कर देंगे, है ना। अगर हमारा फ्रेम कहाँ मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है, तो अब हम एक काम करते हैं, फॉर्मूले ही इंटरचेंज करते हैं। तो उस स्थिति में यू एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वाई वी अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब y में मूव कर रहा है ना आपका फ्रेम, तो यू वाई लिखना पड़ेगा। तो जो बिहेवियर अब x का था पहले, अब वो बिहेवियर y का हो जाएगा। तो यू वाई डैश बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू वाई वी अपॉन
सी स्क्वायर, ठीक है। और यू जेड डैश का बिहेवियर वही होगा जो पहले था, यू जेड अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू वाई वी अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो, अब हमारे पास पार्टिकल जो है वो माइनस एक्स में जा रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में माइनस एक्स में है, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। फ्रेम का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। आपका फ्रेम का वेलोसिटी क्या है? 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8, है ना। वाई के रेस्पेक्ट में तो कुछ है नहीं हमारे पास, जेड के रेस्पेक्ट में भी कुछ है नहीं वेलोसिटी। बस अब ये फॉर्म, ये जो भी आपका है इसको आप पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना काम करना है। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, यू एक्स डैश निकाल लेना, यू वाई डैश निकाल लेना, यू जेड डैश निकाल लेना, देन रिजल्टेंट यू निकाल लेना। यू बराबर कितना हो जाएगा? अंडर यू एक्स डैश प्लस यू वाई डैश प्लस यू जेड डैश, जो भी आपको निकालना है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसमें बी टू डी निकालना है आपको, मतलब बी टू और डी निकालना है आपको, है ना। तो ये आपका पार्टिकल होगा, ये आपका फ्रेम होगा। अब की बार आपका जो फ्रेम है वो कहाँ मूव कर रहा है? जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रेम कहाँ मूव कर रहा है? जेड में, ठीक है। तो जेड के लिए फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर बता ही दिए थे। अगर आपका फ्रेम जेड में मूव करता है तो यू एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू वाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू जेड माइनस का वी अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये सवाल ऐसे है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव इंटरेक्शन करना, क्योंकि इन सवालों का अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव ही दे पाऊंगा, ठीक है। अभी तो आप लोग समझ लो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार, फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आप वीडियो को 2-3 बार देख लेना आराम से। तो यहाँ पे आप देखना, अब आपका पार्टिकल जो है जिसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है डी के रेस्पेक्ट में, तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमारे पास माइनस एक्स में है, तो यू एक्स डैश बराबर 10 की घात माइनस 8 है। वाई में आपका पार्टिकल जा नहीं रहा, जेड में आपका पार्टिकल जा नहीं रहा, और आपका फ्रेम जा रहा है प्लस जेड में, तो फ्रेम का वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास? फ्रेम का वेलोसिटी कितना है हमारे पास? फ्रेम आप एक बार क्वेश्चन में देखेंगे ना, तो फ्रेम जो है वो जा रहा है माइनस जेड में, है ना। फ्रेम आपका जा रहा है माइनस जेड में, तो माइनस जेड में जा रहा है, तो 10 टू द पावर माइनस का 28 ये देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका फ्रेम कहाँ जा रहा है? माइनस जेड में जा रहा है, ठीक है। आप देखोगे ना, अपन ने जब डायग्राम बनाया था ना शुरुआत में, तो ए जा रहा था इधर, ये ए का डायरेक्शन था, ये बी का डायरेक्शन था, ये सी का डायरेक्शन था, और ये डी का डायरेक्शन। तो डी आपका जा रहा है माइनस जेड में, इसलिए वी बराबर कितना हो जाएगा? जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग 2 मल्टीप्लाई विद द 10 टू द पावर 8। बस ये वैल्यूज पुट कर देना सारी की सारी इन तीनों फॉर्मूलों में, तो यू एक्स निकल जाएगा, यू वाई निकल जाएगा, यू जेड निकल जाएगा। सिंपल सा काम है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको निकालना है ए का डी के रेस्पेक्ट में, तो निकाल ही दिया अपन लोगों ने, ठीक है। ओके, चलिए अब देखते हैं सी का ए के रेस्पेक्ट में, सवाल नंबर 9, ठीक है। सवाल नंबर 9 ये बात बोलता है सी का ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सी आपका पार्टिकल है और ए आपका फ्रेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपका जो फ्रेम है वो एक्स में मूव कर रहा है, तो जो नॉर्मल फॉर्मूले वही काम करेंगे। नॉर्मल का मतलब यू एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। यू वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू वाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा? यू जेड अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। बस अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपका पार्टिकल जा रहा है y में, है ना। सी मतलब आपका पार्टिकल, तो आपका पार्टिकल जा रहा है y में, तो आपको y गिवन है 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। आपका फ्रेम जा रहा है x में, तो वो कितना है? 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 8। बस ये सारे वैल्यू पुट कर देना,
ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू आई की वैल्यू पुट कर दो और यू एक्स का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि आपका पार्टिकल एक्स में जा नहीं रहा। यू जेड का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि जेड में भी जा रहा वो। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 10 देखना फटाफट से। 10 अगर आप देखोगे तो सी का वेलोसिटी निकालना है बी के रेस्पेक्ट में। अब बी आपका फ्रेम है और सी आपका पार्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है, सी आपका पार्टिकल है तो आपका फ्रेम कहाँ मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल एक्स में मूव करता है, सॉरी आपका फ्रेम एक्स में मूव कर रहा है, तो हमें यही वाले फॉर्मूले यूज लेना जो ऊपर लिए थे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब आपका पार्टिकल का वेलोसिटी तो वही का वही है, 2 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁸, मतलब प्लस वाई के अंदर। बट अब आपका जो फ्रेम है ना, उसका वेलोसिटी जो है ना, फ्रेम का वेलोसिटी जो है वो माइनस में आएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 10⁸, क्योंकि आपका जो बी है ना, वो बी नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ये जो बी है वो कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्स में। तो आपका फ्रेम कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है। वो फॉर्मूले जो बनाए गए हैं ना ऊपर, वो फॉर्मूले तब बनाए गए हैं जब आपका फ्रेम प्लस एक्स में जा रहा है, बट यहाँ पे आपका फ्रेम कहाँ जा रहा है, माइनस में जा रहा है, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा। सी के करस्पॉन्डिंग सी का तो 0 हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बताया ही नहीं आपको। 11 नंबर सवाल जो है, सी के रेस्पेक्ट में सी का तो 0 होगा, क्योंकि खुद का रेस्पेक्ट में खुद का 0 होता है हमेशा। ठीक है, अब देखो मेन सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सी का आपको डी के रेस्पेक्ट में निकालना है। सपोज 12वें नंबर का सवाल क्या है, सी का निकालना है आपको डी के रेस्पेक्ट में। डी क्या है हमारे पास, डी हमारे पास फ्रेम है, क्योंकि डी के रेस्पेक्ट में निकालना है। सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास पार्टिकल है। जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको पार्टिकल मान लेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग फ्रेम मान लेंगे। ठीक है, तो अब आपका फ्रेम कहाँ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है जेड डायरेक्शन में, क्योंकि आपका जो डी फ्रेम है वो जेड के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर जेड के अंदर फ्रेम मूव करता है तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, यू जेड डेश बराबर क्या हो जाएगा, यू एक्स अंडरवुड 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस थक गया रे मैं तो, वी अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जेड ही आएगा, बिकॉज जेड में ही आपको जो है फ्रेम को मूव करवाना है। ठीक है, और यू वाई डेश बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई, और जो बिहेवियर एक्स का है वही बिहेवियर वाई का हो जाएगा, 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे जेड में अगर फ्रेम मूव कर रहा है तो अब यहाँ पे जो x का बिहेवियर था वो z का बिहेवियर हो जाएगा, लाइक यू जेड माइनस का v अपॉन 1 माइनस यू जेड वी अपॉन सी स्क्वायर। नाउ अब वैल्यूज देखो आप लोग, पार्टिकल का वेलोसिटी y डायरेक्शन में गिवन है, तो यू आई आपको गिवन है 2 मल्टीप्लाई विद 10⁸। फ्रेम का वेलोसिटी माइनस वाई माइनस जेड में है ना, तो माइनस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पहले दिया हुआ है जो डी नंबर पार्टिकल है वो माइनस जेड में मूव कर रहा है, तो ये माइनस जेड में आएगा, तो यू आई आपका ये आएगा। ठीक है, अब यू एक्स की वैल्यू अगर देखोगे तो यू एक्स तो 0 है और यू जेड भी 0 है, इन दोनों को 0 पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, यू एक्स डैश निकाल लेना, यू वाई डैश निकाल लेना और यू जेड डैश निकाल लेना। ठीक है, और फिर उसका यू डैश निकाल लेना, अंडरवुड यू एक्स डैश यू वाई डैश, वो समथिंग जो भी आप करते हो वो निकालते रहना फटाफट से। 1 घंटा हो गया, फटाफट से अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 12, सॉरी 9 10 जो भी आपका है, कोई से भी नंबर ही भूल गया मैं तो। हाँ, तो d टेंस टू a निकाल लो आप तो, है ना, मतलब d का निकालना, ये पार्टिकल है और ये आपका फ्रेम है, और नॉर्मल फॉर्मूले यूज आएंगे। बस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है ना वो आपको z में दिया हुआ है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई विद 10⁸। फ्रेम का वेलोसिटी तो x में ही है, तो उसमें दिक्कत है ही नहीं, और फॉर्मूले नॉर्मल वाले काम करेंगे, बिकॉज आपका फ्रेम x में मूव कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब फ्रेम x में मूव करता है वो वाले फॉर्मूले आपको यूज लेने पड़ेंगे। ठीक है, और यू वाई डैश यू वाई 0 है और यू एक्स भी 0 है, बिकॉज पार्टिकल जो है ना तो यू एक्स में मूव कर रहा है ना यू वाई मूव कर रहा है। ऐसे आप लोग निकाल लेंगे। अगला वाला जिसमें d टेंस टू b है, तो यहाँ पे जो आपका पार्टिकल का वेलोसिटी है वो क्या है, वो तो 2 मल्टीप्लाई विद 10⁸ है, बट आपका फ्रेम कहाँ मूव कर रहा है, ये, तो इसका यू वाई और यू जेड यू एक्स बराबर 0 है। ठीक है, और फॉर्मूले कौन से यूज लेने हैं, जब आपका पार्टिकल x में मूव कर रहा है वही वाले फॉर्मूले आपको यूज लेने हैं। ठीक है, जब d टेंस टू c में जा रहा है तो ये आपका फ्रेम है, सॉरी ये आपका पार्टिकल है, ये आपका फ्रेम है,
अब की बार आपका फ्रेम जो है वो y में मूव कर रहा है, तो जब फ्रेम y में मूव करता है तो वो वाले फॉर्मूले यूज देने, यू वाई डैश बराबर यू वाई माइनस का c अपॉन वन माइनस यू वाई माइनस का v अपॉन वन माइनस यू वाई वी अपॉन सी स्क्वायर, और यू जेड और यू एक्स का बिहेवियर सेम हो जाएगा। पार्टिकल जो है वो जा रहा है माइनस का इसमें, और फ्रेम जो है उसका वेलोसिटी कहाँ पर है, प्लस में है, तो प्लस वाई में है। फॉर्मूले ये वाले यूज लेने ही आपको, ठीक है, बस हो गया काम। ऐसे आपको निकालना है, ठीक इस प्रकार से आपको निकालना है। तो अगर आपने ये सवाल समझ लिया है तो फिर आपको वेलोसिटी वाले सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी कहीं तक, चाहे कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाए रिलेटिविटी का। बट वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी सवाल आप गलत नहीं करेंगे अगर आपने ये सवाल समझ लिया है तो। और सवाल समझ में कुछ नहीं है, आपको एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का निकालना, तो जिसका वेलोसिटी निकालना है उसको फ्रेम उसको पार्टिकल मान लेना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको मूविंग फ्रेम मान लेना है, ठीक है ना। देन उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपका फ्रेम चेक करो कहाँ मूव कर रहा है। अगर आपका फ्रेम x में मूव कर रहा है तो x वाले फॉर्मूले यूज लेने हैं, अगर y में मूव कर रहा है तो y वाले फॉर्मूले यूज लेने हैं, और z में मूव कर z वाले। इस तरह से आप निकाल लो, सीधी सी बात है। और पहला वाला मेथड जो है अगर वो समझ में तो वो कर लो। अगर आपको फॉर्मूले चेंज नहीं करने हैं तो आप पार्टिकल को चेंज कर दो। पार्टिकल चेंज करने का मतलब ये है कि फ्रेम अगर आपका z में मूव कर रहा है तो जबरदस्ती उसको x में ही मूव करवाओ, समझ में आ गया। अगर आपका फ्रेम z में मूव कर रहा है तो उसको x में मूव करवाओ, बिकॉज आप फॉर्मूले वो यूज में ले रहे हो जहां पर आपका फ्रेम x में मूव कर रहा है। तो पहला मेथड वो था, दूसरा मेथड ये वाला है, आपकी इच्छा वो कर लेना। समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना अनअकैडमी पर और कमेंट कर देना, फिर हम वो लोग अगले वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, और उन सवाल के अंदर हम लोग बहुत से तरह के वेलोसिटी ट्रांसमिट देंगे, अलग अलग तरह की वेलोसिटी देंगे। तो वेलोसिटी का हम लोग हर तरह का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।